हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक के क्वेश्चन को। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल टू पी कामा क्यू सच डैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब जो दिया गया संबंध है उस संबंध को हमें बताना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है और हमारा दिया है कि किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं के समुच्चय। तो ये हमारा समतल है, इसमें अनंत अनंत बिंदुएं बनेंगी जिनका हमें समुच्चय दिया है और उसको बताना है कि तुल्यता संबंध है। मान लेंगे, माना मूल बिंदु O है। अब जब हमने मूल बिंदु को O मान लिया तो इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं OP, दूरी इक्वल टू OP। तो चलिए स्वतुल्य संबंध को चेक करते हैं। तो देखें, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ऐसा तो होता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान हो। तो हम लिखेंगे दूरी OP इक्वल टू OP। यानी कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। और जब ऐसा है तो P कामा P belongs to R, that implies अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब सेकेंड देखते हैं सममित संबंध को। सिमेट्रिक रिलेशन। जब हमारा दिया है P कामा Q बिलोंग्स टू R, तो केस दिया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है।
तो हम लिखेंगे दूरी OP इक्वल टू दूरी OQ, यानी कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। जब ऐसा है तो क्या इसका उल्टा सत्य नहीं होगा? क्या बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हम लिखेंगे दूरी OQ इक्वल टू दूरी OP that implies, और जब ऐसा होगा तो P कामा Q बिलोंग्स टू R, और जब P कामा Q बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। अब थर्ड जो है संक्रामक संबंध। अब हम संक्रामक संबंध को देखते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए हम मान लेंगे, माना P comma Q belongs to R and Q comma T belongs to R, और जब P comma Q belongs to R है तो हमारा दिया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार जब Q कामा T बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T के मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। और इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी समान है, और जब ऐसा होगा तब P कामा T बिलोंग्स टू R, और जब P कामा T बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R एक संक्रामक संबंध है। और जब R एक संक्रामक संबंध होगा, इसका मतलब कि हमारा दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है।
इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 में तुल्यता संबंध को सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में R इक्वल टू T1 कामा T2 सच डैट T1 T2 के समरूप है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध बताना है और हमारा केस है T1 T2 के समरूप है। अब आपको ये चार त्रिभुज दिख रहे हैं और सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर होता है हमने पहले भी ये बताया है कि सर्वांग सम हम उसे कहेंगे जैसे ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के फोटोकॉपी हैं, एक दूसरे के हूबहू फोटोकॉपी नजर आ रहे हैं, इसलिए ये सर्वांग सम कहलाएंगे। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज से बड़ा है, यानी कि इसका आकार छोटा है और इसका आकार बड़ा है, यानी कि ये त्रिभुज हमारा समरूप होगा और ये सर्वांग सम होगा। समरूप त्रिभुजों की खास बात ये होती है कि समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है, जबकि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। T1 T2 के समरूप है, इसलिए हम इसको T1 T1 के समरूप बनाएंगे। कोई त्रिभुज खुद के समरूप तो हो ही सकता है, इसलिए हम लिखेंगे T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R। और जब T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि R एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करें यदि सममित संबंध की, मान लेंगे माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, और जब T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है तो हमारा केस दिया है T1 T2 के समरूप है, तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज T1 T2 के समरूप है। और जब T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम लिखेंगे T2
कामा T1 के समरूप है। और जब T2 T1 के समरूप होगा, इसका मतलब T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा होगा तब R एक सममित संबंध है। अब थर्ड एंड लास्ट संक्रामक संबंध को देखते हैं। थर्ड है संक्रामक संबंध। मान लेंगे माना T1 कामा T2 belongs to R and T2 कामा T3 belongs to R। और जब T1 कामा T2 belongs to R है तो हमारा केस है T1 T2 के समरूप है। तो हम लिखेंगे T1 T2 के समरूप है। और जब T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R है तो होगा T2 T3 के समरूप है। इसका मतलब कि T1 भी T3 के समरूप होगा। और जब T1 T3 के समरूप होगा तो T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। और जब T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हमने इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया। अब हमारा आगे कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 में भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। और दिया है कि T1, T2 और T3 में कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो हम यहाँ 3 त्रिभुज बना लेते हैं। That is T1, that is T2 and that is T3।
T1 इक्वल टू दिया है 3 4 5, T2 इक्वल टू दिया है 5 12 13 एंड T3 इक्वल टू दिया है 6 8 10। अब हमें इन तीनों में बताना है कि क्या तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्या तीनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यदि हम T1 T2 में चेक करें 3/5 not equal to 5/13 not equal to 4/12। जब हमने T1 और T2 से चेक किया तो हमें इनके भुजाओं का अनुपात सेम नहीं आया, और जब भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आएगा इसका मतलब कि T1 और T2 समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए भुजाओं का अनुपात बराबर होना जरूरी है। इसी प्रकार यदि हम T2 और T3 में चेक करेंगे 5/6 equal to 12/8 equal to 13/10 not equal to। इसी प्रकार T2 और T3 भी समरूप नहीं है क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम T1 और T3 को चेक करें तो T1 इक्वल टू हमारा दिया है 3 4 5 और T3 इक्वल टू दिया है 6 8 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/t इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि इनके भुजाओं का अनुपात सेम है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि T1 व T3 समरूप है क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात सेम है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। जो भी दिया गया संबंध है उस संबंध को हमें बताना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया है P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम दोनों जगह P1 बना लेंगे।
P1 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है, जो कि सत्य है। तो हम लिखेंगे P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R, और जब P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R होगा, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब यदि सेकेंड नंबर को देखें, सममित संबंध को, तो मान लेंगे माना P1 कामा P2, और जब P1 कामा P2 है तो हमारा दिया है P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम लिखेंगे P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। और जब P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो क्या P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान नहीं होगी? यदि P1 व P2 बराबर हैं तो इसका मतलब P2 व P1 भी बराबर होंगे। इसलिए हम लिखेंगे P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। और जब P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, इसका मतलब P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, और जब P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R होगा, इसका मतलब कि R एक सममित संबंध है। अब थर्ड एंड लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं। थर्ड है संक्रामक संबंध। मान लेंगे माना P1 कामा P2 belongs to R and P2 कामा P3 belongs to R, और जब P1 कामा P2 belongs to R है तो दिया है P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम लिखेंगे
P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसी प्रकार जब P2, P3 बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि P2 और P3 की भुजाओं की संख्या है वो समान है। जब P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1 व P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। तो हम लिखेंगे P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। और जब P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1, P3 बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा होगा, इसका मतलब कि R एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 में तुल्यता संबंध को सिद्ध कर दिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।